दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन कछुआ वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन सवाई जयसिंह को कंप्लीट कर लिए थे। सवाई जयसिंह से जो आगे वाले राजा है उनकी आज अपन बात करेंगे। सवाई जयसिंह को किसका सवाई बताया जाता है, सवाई की उपाधि कौन देता है, इन सब बातों का यानी अपन विस्तार से बात किया है। ठीक है। सवाई जयसिंह का टाइम पीरियड रहता है 1700 से 1743 ईस्वी तक। ठीक है। 1743 ईस्वी से आगे जो राजा बनते हैं उनकी आज बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले आज बात करेंगे अपन सवाई ईश्वरी सिंह की। सवाई ईश्वरी सिंह का टाइम पीरियड रहता है 1743 से 1750 तक। ठीक है। सवाई जयसिंह पिछली क्लास में कंप्लीट किए थे, उससे पहले पढ़े थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह की एक अपन बात कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी गलती कर दिए थे, वो उस गलती को आप सुधार लेना। जब मिर्जा राजा जयसिंह के समय 1665 में जो पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में, यानी मिर्जा राजा जयसिंह मुगलों की तरफ से संधि करता है। ठीक है। लेकिन अपन उस समय बात किए थे कि शिवाजी या मराठों के पास में यानी 35 किले थे। ठीक है। शिवाजी के पास में 35 किले थे, उनमें से 23 किले मुगलों को दे देते हैं शिवाजी। ठीक है। लेकिन अपन उस समय ये बात कर लिए थे या ये बोल दिया था मैं गलती से कि 12 किले मुगलों को दे देता है शिवाजी। लेकिन थोड़ा सा आप सही कर लेना उसको कि पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को होती है शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। मिर्जा राजा जयसिंह मुगलों की तरफ से संधि करता है। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पास तो अपने अधिकार में 35 किले थे, उनमें से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। ठीक है। तो 12 किले शिवाजी के पास बसते हैं। ठीक है। और अपन ये कर लिए थे बात कि 12 किले मुगलों को दे दिए थे, तो उसको थोड़ा सही कर लेना। आज अपन अब बात करते हैं आगे ईश्वरी सिंह की। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो ये सवाई जयसिंह से जो आगे वाले राजा थे ये अपने नाम के आगे सवाई लगाने लग गए थे। सवाई की उपाधि किस प्रकार से जयसिंह को मिलती है, तो वो जो आगे वाले राजा थे वो सब अपने नाम के आगे सवाई लगाने लग गए थे, तो सवाई ईश्वरी सिंह हो गए। ठीक है। तो हम नाम लिखना चाहो तो लिख लेना है, उपाधि लिखना चाहो तो लिख लेना। 1743 से 1750 तक टाइम पीरियड रहता है सवाई ईश्वरी सिंह का। देखिए, इनके पिता का नाम था सवाई जयसिंह, ये आपको पता है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इनकी माता थी सुख कंवर। ठीक है। इनकी माता थी सुख कंवर। एक खींची चौहान थी, सुख कंवर थी, जो मध्य प्रदेश के राघोगढ़ के ठिकाने की राजकुमारी थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, एक ठिकाना पड़ता था राघोगढ़, तो राघोगढ़ की खींची राजकुमारी थी सुख कंवर, ईश्वरी सिंह की माता थी। देखिए, अपन ये बात कर चुके हैं पहले जो देवारी समझौते की, एक बार वापस आपको याद दिला दूं। सवाई यानी जो जय सिंह और जो देवबारी समझौता हुआ था 1708 में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच में होता है, यानी जयपुर के बीच में। ठीक है। जयपुर से जो सवाई जयसिंह था, जो मारवाड़ का अजीत सिंह था, उधर से दो था मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड था। ठीक है। मेवाड़ का जो अमर सिंह सेकंड था उसकी बेटी थी चंद्र कुंवर। उसकी बेटी चंद्र कुंवर की शादी होती है सवाई जयसिंह से। शर्त रखी गई थी कि चंद्र कुंवर का जो अगला बेटा होगा वो आमेर का या जयपुर का राजा बनेगा। उस समय सवाई जयसिंह यस कर लेते हैं, डन कर लेते हैं मामले को, जो सौदे वो ठीक है फिक्स कर लेते हैं। अब देखिए किस प्रकार से लड़ाई स्टार्ट होती है यहाँ पे जयपुर में। सवाई जयसिंह का जो बड़ा बेटा जन्म लेता है वो ईश्वरी सिंह के रूप में जन्म लेता है। ठीक है। अब जो नियम क्या कहते हैं, जो परंपराएं क्या कहती है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, उत्तराधिकारी होगा, बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह। देवबारी समझौता जो 1708 में हुआ था, वो समझौता ये कहता है कि चंद्र कुंवर का अगला बेटा, चंद्र कुंवर का बेटा आमेर या जयपुर का अगला राजा बनेगा। अब मामला थोड़ा गड़बड़ा गया, विवाद की स्थिति बन गई। अब सवाई जयसिंह का जो झुकाव था वो भी अपने बड़े बेटे ईश्वरी सिंह की तरफ था। सवाई जयसिंह चाहे ईश्वरी सिंह को राजा बनाना और जनता भी चाहे ईश्वरी सिंह को राजा बनाना, लेकिन जो समझौता कहता है देवारी समझौता
कि चंद्र कुंवर का बेटा जो माधो सिंह था वो राजा बने। अब इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। इस जो विवाद को लेकर फिर एक युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध। राजमहल जगह पड़ती है टोंक में, ठीक है। राजमहल का युद्ध होता है 1747 में। टाइम लिखना चाहो तो लिख लेना, 1747। इस युद्ध, जो ये युद्ध होता है राजमहल का युद्ध, ये कौन किस किस के बीच में होता है? ईश्वरी सिंह, माधो सिंह के बीच में होता है। माधो सिंह कौन था मैं आपको बता दिया। देवारी समझौता होता 1708 में। मेवाड़ के अमर सिंह की, यानी अमर सिंह सेकंड की बेटी थी चंद्र कुंवर और सवाई जयसिंह का बेटा था ये माधो सिंह। ये सवाई जयसिंह का बड़ा बेटा था, यानी ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वरी सिंह। इन दोनों के बीच में राज्य के उत्तराधिकार को लेकर विवाद हो जाता है। युद्ध होता है राजमहल में। राजमहल जो स्थान है टोंक में पड़ता था। 1747 में युद्ध होता है। ईश्वरी सिंह का साथ कौन देता है और माधो सिंह का साथ कौन देता है, ये भी अपन बात कर लेते हैं। ईश्वरी सिंह का साथ देता है भरतपुर वाले महाराज सूरजमल। ईश्वरी सिंह का साथ सूरजमल भरतपुर वाले क्यों देते हैं, अपन पहले बात कर चुके हैं कि जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह भरतपुर वालों का सपोर्ट किया था। बदन सिंह को किस प्रकार से राजा बनाता है, बदन यानी बास बदनपुरा जयपुर में भी जगह का नाम है, कस्बे का नाम है। जयपुर वाले भरतपुर वाले राजा को बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो भरतपुर वाले राजा जयपुर के उत्तराधिकार में जो मेन राजा होगा उसका सपोर्ट करेंगे। तो जयपुर का इस समय, भरतपुर का इस समय राजा सूरजमल है, महाराज सूरजमल। तो इसका झुकाव रहेगा जो जयपुर का जो मेन राजा बनना चाहिए, यानी सवाई जयसिंह की तरफ रहेगा। तो सवाई जयसिंह के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बन रहा है? सवाई जयसिंह का जो झुकाव किसकी तरफ था? ईश्वरी सिंह की तरफ। तो सूरजमल भी ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो माधो सिंह की तरफ कौन कौन था? माधो सिंह का साथ कौन कौन देता है? माधो सिंह का साथ देता है एक तो मेवाड़, ठीक है, मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ का भाणजा था माधो सिंह। भाई जो जगत सिंह सेकंड मेवाड़ का जो उस समय राजा था, तो जगत सिंह सेकंड, आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, जगत सिंह सेकंड माधो सिंह का साथ देता है। मेवाड़ वालों को लगता है यार अपना भाणजा, अपने भाणजे का साथ देना चाहिए, तो मेवाड़ वाले माधो सिंह की सहायता करते हैं, क्योंकि मेवाड़ की जो राजकुमारी थी चंद्र कुंवर का बेटा था, तो मेवाड़ का ये भाणजा हो गया। और कौन साथ देते हैं? तो मेवाड़ वालों के साथ देते हैं उम्मेद सिंह, यानी बूंदी। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो उम्मेद सिंह लिख लेना। अब बात आपको समझ में आनी चाहिए, अपन बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़े थे, उसमें किस प्रकार से जो संघर्ष होता है, संघर्ष चलता है। सवाई जयसिंह दलेल सिंह का साथ दे रहा था, क्योंकि उसकी जो सवाई जयसिंह का दामाद था दलेल सिंह। उम्मेद सिंह राजा बनना चाह रहा था। बुद्ध सिंह का जो खुद का बेटा था उम्मेद सिंह, लेकिन पहले दलेल सिंह को गोद ले लेते हैं। सवाई जय सिंह अपनी बेटी कृष्णा कुंवर की शादी कर देते हैं, और जो उम्मेद सिंह बाद में जन्म लेता है बुद्ध सिंह के, तो बुद्ध सिंह को राजा बनाने के लिए जो फिर मराठे भी साथ देते हैं। तो अपन इस प्रकार से जो बातें कर रहे थे तो पहले अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो फिर जो उम्मेद सिंह था, ये भी मेवाड़ वालों की सहायता करता है, या मेवाड़ वालों के साथ साथ माधो सिंह की सहायता करता है, ठीक है। आपको मेवाड़ की सहायता नहीं माननी चाहिए यहाँ पे। बूंदी माधो सिंह की सहायता करता है, बूंदी माधो सिंह की सहायता करती है। बूंदी का राजा यानी बूंदी वाला जो कौन था, देखिए बूंदी का राजा नहीं मानना चाहिए इस समय। अपन बात करेंगे जो बूंदी का राजा कैसे बनता है, उम्मेद सिंह। तो बूंदी का जो उम्मेद सिंह था वो माधो सिंह की सहायता करता है। और इनके साथ कौन था? तो कोटा वाले भी माधो सिंह के साथ आ जाते हैं। कोटा का इस समय राजा कौन था? शत्रुसाल था। ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए आपको, कोटा का राजा शत्रुसाल माधो सिंह की सहायता करता है। एक बड़ी शक्ति के रूप में और उभर रहे थे मराठे भी माधो सिंह की तरफ से लड़ते हैं।
देखिए कितनी बड़ी शक्ति हो गई माधो सिंह की तरफ से। अगर देखा मेवाड़ बड़ी रियासत, बूंदी भी साथ में आ रही है, कुछ तो सेना लेकर आएगी। कोटा, कोटा भी साथ में आ रहा है माधो सिंह के। मराठे जो पैसे लेके ये किसी की तरफ से लड़ लिया करते थे, इनके कोई इंसानियत वाली जो बात नहीं थी माइंड में या दिल में, ये जो इनको पैसे देता उनकी तरफ से लड़ लेता। मेवाड़, बूंदी, कोटा और मराठे माधो सिंह की सहायता करते हैं। अपने माइंड में यही आता है कि भाई इतने लोग इसका साथ दे रहे हैं, जाहिर सी बात है माधो सिंह जीता हो। लेकिन इस युद्ध को माधो सिंह नहीं जीतता है, इस युद्ध को जीतता है ईश्वरी सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, इनको हराता है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के साथ में भरतपुर वाले महाराज सूरजमल थे। देखिए ईश्वरी सिंह इनको इतनी बड़ी सेना को हरा रहा है, तो इसका मतलब शक्तिशाली तो है, कुछ ना कुछ तो खूबी है, कुछ ना कुछ तो बंदे में जान है, दम है। तो राजमहल का जो युद्ध होता है 1747 में, इस युद्ध को स्वयं ईश्वरी सिंह जीत जाता है। इस युद्ध की जीत में, ये इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में, या इस युद्ध के जीत की खुशी में एक बिल्डिंग बनवाता है ईश्वरी सिंह जयपुर में, ईसरलाट। जिसको अपन सरगासुली के नाम से भी जानते हैं। ईसरलाट तो ईश्वरी सिंह के नाम पर ईसरलाट, ठीक है। लाट का मतलब मीनार होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो सरगासुली बोला जाता है इसको, जो ज्यादा इसका प्रचलित नाम है सरगासुली, तो सरगासुली भी इसलिए कहा जाता है इसको कि बस डायरेक्ट ये इतनी 7 मंजिल, ये 7 मंजिला है, तो ऐसा माना जाता था भाई इतनी ऊंची है कि डायरेक्ट अपन इससे स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग जाने तक का रास्ता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको सरगासुली भी कहा जाता है और ईसरलाट भी कहा जाता है। ये क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? तो 1747 में राजमहल का जो युद्ध होता है, टोंक में जो जगह पड़ती है राजमहल, इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में सरगासुली ये ईसरलाट बनाई जाती है ईश्वरी सिंह के द्वारा। ठीक है, जयपुर में स्थित है, 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ की तरफ चलते हैं, तो वही जो छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ वाले, जो छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ आने वाले रास्ते के किनारे पर है। थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे नॉर्मल बात है, जो लोकेशन की आप देख लेना, लेकिन छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ वाले जो रास्ते पर है। ठीक है, अब बात आती है आगे, और अब युद्ध होता है वापस, बगरू का युद्ध। भाई ये वापस जो टिकने वाले नहीं थे, इस जो हार को एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, तो अब क्या किया जाए, वापस युद्ध किया जाए। अगले ही साल 1 वर्ष बाद में ही वापस युद्ध करते हैं, बगरू का युद्ध। बगरू आपको पता है कहाँ पर पड़ता है? बगरू जयपुर में जगह पड़ती है। तो बगरू में युद्ध होता है अगले ही साल, यानी 1748। 1747 में राजमहल का युद्ध हो जाता है, ईश्वरी सिंह जीत जाता है। अगले ही साल वापस माधो सिंह युद्ध करने के लिए तैयार होता है। ईश्वरी सिंह रहता है एक तरफ और एक तरफ माधो सिंह। देखिए अब लिखने की थोड़ी सी आवश्यकता नहीं है वह वापस, क्योंकि ईश्वरी सिंह का इस युद्ध में भी साथ देता है भरतपुर वाले महाराज सूरजमल, और जो माधो सिंह का साथ देते हैं, जो अपन पहले बात किए थे, जैसे मेवाड़ वाले साथ देते हैं, मराठे साथ देते हैं, कोटा वाले साथ देते हैं और बूंदी वाले साथ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान, वापस लिखना चाहो तो आप लिख लेना, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, वैसे चलेगा ऊपर वाले को भी आप देख सकते हो। देखिए इस युद्ध में माधो सिंह जीत जाता है। ठीक है, इस युद्ध को ठीक है, इस युद्ध को माधो सिंह जीत जाता है, ईश्वरी सिंह इस युद्ध को हार जाता है। देखिए अब थोड़ा सा ईश्वरी सिंह झुकाव में आता है, झुकता है। माधो सिंह को 5 परगने देने के लिए तैयार होता है ईश्वरी सिंह, कि भाई मैं 5 परगने माधो सिंह को दे दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, टोडा, टोंक, मालपुरा वाले जो परगने थे, ये मैं माधो सिंह को दे दूंगा।
एक जो मालपुरा वाला जो क्षेत्र था या जो परगना था या जागीर थी, वो पहले ही जयपुर वालों को दे दी गई थी। जयपुर को देने से पहले ये मेवाड़ के अधिकार में आया करती थी। ठीक है, जब ये देवारी समझौता हो रहा था उसी समय ये जो मालपुरा वाला क्षेत्र था ये जयपुर वालों को दे दी गई थी कि हमारा जो भाणजा अगला राजा बनेगा, चंद्र कुंवर का बेटा, उसको दे देना या उसके नाम कर देना। ठीक है, तो मालपुरा भी फिर माधो सिंह को दिया जाता है। टोडा और टोंक वाला जो क्षेत्र माधो सिंह को दिया जाता है। तो ये 5 परगने ईश्वरी सिंह माधो सिंह को दे देता है। अब बात आती है बूंदी की। तो इनमें जो जो समझौता होता है हारने के बाद में, इस युद्ध को जो ईश्वरी सिंह हार जाता है तो हारने के बाद में जो समझौता किया जाता है उसके द्वारा 5 परगने माधो सिंह को दिए जा रहे हैं। और जो बूंदी वाला जो साथ दे रहा है उम्मेद सिंह माधो सिंह का, तो उसको भी राजा मानना पड़ता है ईश्वरी सिंह को कि भाई अब बूंदी का राजा तो ये ईश्वरी यानी उम्मेद सिंह को मानना पड़ेगा। तो ईश्वरी सिंह इसके लिए भी यस करता है कि ठीक है भाई मैं मान लूंगा। यानी ईश्वरी सिंह अब हार गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद यानी क्वेश्चन बन सकता है कि किस युद्ध के बाद उम्मेद सिंह को बूंदी का राजा माना गया था या बनाया गया था। तो बगरू का युद्ध। अपन ये बात भी किए थे पिछली क्लासेज में, जो बूंदी वाला उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ रहे थे कि सवाई जय सिंह जीते जी उम्मेद सिंह को राजा नहीं यानी मान पाया था। तो अब देखिए बगरू के युद्ध के बाद उम्मेद सिंह राजा माना जाता है, राजा बनाया जाता है बूंदी का। अब बात आती है मराठों की। मराठे भी माधो सिंह का साथ दे रहे थे, तो अब इनको क्या देना पड़ेगा। तो देखिए जो मराठे माधो सिंह का साथ दे रहे थे तो माधो सिंह मराठों को पैसे देगा या पेमेंट करेगा, भाई तुम हमारी तरफ से लड़े हो तो तुम्हारा जो फीस बनती है वो ले जाओ। लेकिन जो मराठे ये करते थे कि जिसकी तरफ से लड़ रहे हैं उससे तो पैसे लेंगे ही लेंगे, लेकिन जिसको हरा रहे हैं उसके पास भी पैसे लेने चले जाते थे। तो मराठे ईश्वरी सिंह के पास आते हैं और ला भाई पैसे दे। ईश्वरी सिंह कहे यार मैं किस बात के पैसे दूं, तुम माधो सिंह की तरफ लड़े थे, तुम भैया की तरफ से लड़े थे, भाई की तरफ से लड़ रहे थे, माधो सिंह की तरफ से लड़ रहे थे, तो यार वो पैसे दे दिया होगा तुम्हारे को। मराठे कहते हैं भाई हम उनकी तरफ से लड़े हैं, वो हमारे को पैसे दे दिया, लेकिन हमें लड़ना क्यों पड़ा है। अगर तू माधो सिंह से लड़ाई नहीं करता तो हमें माधो सिंह की तरफ से आना ही नहीं पड़ता। तेरी वजह से लड़ाई हुई है, तेरी वजह से हमारे जो शरीर में थकान हुई है, तू नहीं होता तो ये लड़ाई नहीं होती, तो तू भी पैसे तो दे। ईश्वरी सिंह मना कर देता है, लेकिन जो मराठे परेशान करने लग गए और जो फिर ईश्वरी सिंह किस्तों में बातचीत करता है, यार मेरे पास इतने पैसे वैसे नहीं है, मैं हार भी गया, मेरे जो क्षेत्र है जो परगने हैं माधो सिंह को भी दे दिया हूँ, तो मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है पेमेंट का और मेरे बस की नहीं है, और तुम ऐसे करो थोड़े थोड़े ले लो। हालांकि मराठे यस करते हैं, फिर वापस आकर परेशान करते हैं और ईश्वरी सिंह ज्यादा ही परेशान हो जाता है मराठों के जो युद्ध हर जाने से। और जो ईश्वरी सिंह इसरलाट में पहुंचता है और इसरलाट में पहुंचकर भाई कोई कहता है जहर खा लेता है, कोई कहता है या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भाई फांसी खा लेता है, लेकिन ज्यादातर अपने को ऑथेंटिक जो बुक्स में मिलता है कि जहर खा लेता है ईश्वरी सिंह। ठीक है, तो बगरू के युद्ध के बाद मराठों के युद्ध हर जाने से तंग आकर ईश्वरी सिंह सरगासुलिया इसरलाट में आत्महत्या कर लेता है। आपको ये ध्यान रखना है, क्या खाया था उन चीजों से या उन बातों से अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्महत्या कर लेता है मराठों के युद्ध हर जाने से परेशान होकर बगरू के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए बात आती है नेक्स्ट फिर राजा कौन बनता है। तो नेक्स्ट फिर राजा कौन बनेगा, माधो सिंह बनेगा, जाहिर सी बात है। देखिए अब माधो सिंह की बात करेंगे तो माधो सिंह का टाइम पीरियड 1750 से 1768 तक रहता है। ठीक है, अब देखिए जब ईश्वरी सिंह तो आत्महत्या कर लेता, युद्ध हर जाना देता नहीं मराठों। अब मराठे
क्या करते हैं, मराठे पहले लड़ते हैं माधो सिंह की तरफ से, लेकिन मराठे भाई अलग ही किस्म के लोग थे, उनको ओनली पैसों से मतलब था। वो युद्ध अर्जना लेने के लिए माधो सिंह के पास पहुंच जाते हैं, भाई जो तेरा भाई ईश्वरी सिंह होता तो हमें युद्ध अर्जना देता, वो युद्ध अर्जना दिया नहीं, उसने आत्महत्या कर ली। अब उसका जो युद्ध अर्जना बकाया था वो तू दे। अब माधो सिंह यार मेरी तरफ से तुम लड़े थे, मैं मेरे जो हिस्से का जो पेमेंट था फीस थी मैं तुम्हें दे दिया, अब यार वो तो भैया ही देते, वो मर गए, अब मैं क्या करूं, उसका जो युद्ध अर्जना, उसके हिस्से का युद्ध अर्जना मैं क्यों दूं। मराठे साफ साफ कह रहे थे माधो सिंह को, जो जयपुर की गद्दी पर बैठेगा वो हमें युद्ध अर्जना देगा, हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जयपुर की गद्दी से। जयपुर की गद्दी पर जो बैठेगा हमें युद्ध अर्जना देगा, ईश्वरी सिंह का जो बकाया होगा। यही होता है भाई, जो भी आज कोई किसी का पिता कोई कर्जा ले लेता है, अब कर्जा कोई तो भाई उसके यानी जो किसी का जो फिर पिता कर्जा लेकर यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसके बाद उसके बेटों को ही कर्जे को चुकाना पड़ता है। कुछ जो बेटे ऐसे निकम्मे टाइप के होते हैं, भाई पापा जी नहीं है तो हम कर्जा भी नहीं देंगे, वो लिए थे वो ही चुकाते, ऊपर जाके लो। तो इस प्रकार की बातें कर रहा था माधो सिंह, पर भैया से तो अब आप ऊपर जाके लो, जो स्वर्ग में जाने का रास्ता सरगासुली उन्होंने बनाई है, तो सरगासुली में जाओ, उनकी जैसे आत्महत्या कर लो और ऊपर जाके उनसे कर्जा ले लो या युद्ध अर्जना ले लो। अब मराठे अलग किस्म के थे, गलत आदमी थे, गलत लोग थे, पैसों के लिए कुछ भी कर लेते थे। माधो सिंह के ऊपर दबाव डालते हैं, माधो सिंह थोड़ा झुकता है। माधो सिंह की जो माँ भी थी तो वो थोड़ी सी बातचीत करती है, जो चंद्र कंवर थी वो बातचीत करती है मराठों से, तो फिर भाई वही बात आती है जो थोड़ा सा झुकाव भी यानी झुकना पड़ता है और सही तरीके से बात भी करनी पड़ती है। तो चंद्र कुंवर यानी भाई बनाती है मराठों को, यार तुम भैया हो मेरे, इस प्रकार से मत करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, एक साथ पैसे दे नहीं सकते। तो कोई 7-8 लाख रुपए की मांग थी मराठों की, तो फिर बात थी भाई तुम चलो किस्तों में ले लो। अब मराठे कहते हैं किस्तों में तो हमारे जो पार पड़ेगी, रकम टूटेगी हमारी, लेकिन फिर भी जो बातचीत होती है उसके द्वारा ये होता है बट ठीक है हम किस्तों में दे देंगे। और जो फिर माधो सिंह कहता है भाई जो मैं खुद मैसेज कर दूंगा आपके पास, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बुला लूंगा आपको। अब मराठों को लगा यार ये तो अच्छी बात है कि ये भाई मान रही है अपने को, और जो ये खुद जो भांजा बोल ही रहा है तो खुद मैसेज कर देगा, इससे अच्छी बात तो क्या है, तो खुद बुलाएगा तब अपन आके ले जाएंगे, ठीक है। अब मराठे कहते हैं चलो ठीक है हम पंजाब की तरफ लूटपाट करके आ रहे हैं, पंजाब की तरफ जाकर आ रहे हैं, हम आए तब दे देना हमें पैसे। माधो सिंह उनको जाने के बाद में सही तरीके से तैयारियां करता है, लड़ाई वड़ाई की तैयारियां करता है, अपनी जो जनता को भी साथ में लेता है, जयपुर वाली जनता को भी, ठीक है। देखिए 7-8 साल लगता है, 7-8 साल लगते हैं, सॉरी 7-8 साल नहीं, कुछ नहीं भाई 7-8 साल की बात वो बाद में बात करेंगे। यानी 1751 में लड़ाई होती है मराठों के और माधो सिंह के बीच में। अब ये देखिए लड़ाई कैसे होती है। माधो सिंह को लगा यार वो वापस आएंगे पंजाब की तरफ से, पैसे लेकर जाएंगे, पैसे लेने के लिए आएंगे, पैसे देंगे कहाँ से इतने। तो माधो सिंह मैसेज करता है या मराठों के पास एक लेटर भेजता है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, आप ले सकते हो, आ जाओ, और मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आप आपकी फैमिली वालों को भी बुलाओ, यहाँ पे जयपुर में आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा और आपको पेमेंट भी दे दिया जाएगा, यानी बीवी बच्चों को भी बुलाओ, मैं चाहता हूँ। माधो सिंह कहता है। मराठे कहते हैं यार अब बीवी बच्चे तो दक्षिण भारत में हैं, उनको तो कहाँ से बुलाए, हम तो पंजाब में हैं, पंजाब की तरफ से आएंगे, तो हम तो जो अपनी जो सेना है, और तू क्या यार इतना बड़ा प्रोग्राम करता है, ऐसा प्रोग्राम करने कोई आवश्यकता नहीं, तो पैसे दे देना, और इतनी बड़ी सेना को खाना वाना कैसे खिलाएगा। माधो सिंह कहता है कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है, आप मामा जी हो मेरे, आओ आपका स्वागत करूंगा। 10 जनवरी 1751 की बात है। 10 जनवरी 1751 को मराठे इधर जयपुर में आते हैं, यानी 10 जनवरी 1751 को लड़ाई होती है, मराठे एक आध दिन पहले आ गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पैसे लेने थे, पार्टी में जिमना भी तो था उनको। अब माधो सिंह बड़ा चालाक था भाई चालाकी की यहाँ पे। माधो सिंह जयपुर वाली जनता को, एक एक जनता को अच्छे अच्छे हथियार देता है, भाले, चाकू, तलवारें वगैरह
जो सब्जी काटने के चाकू तक भी दे देता है, जो यानी जनता को भी, यानी सेना तो लड़ेगी लड़ेगी लेकिन जनता को भी साथ में लेता है। अब अपन पिछले क्लास में बात किए थे भाई, जयपुर की जगह जगह पर गेट है, कम से 5-7 गेट है, जो पुराना जो परकोटा है, पुराना शहर है जयपुर, उसके जैसे अजमेरी गेट अपन पढ़ते हैं, इधर न्यू गेट भी बना हुआ है, उधर जो सांगानेर यानी सांगानेर गेट बना हुआ है, चांदपोल गेट बना हुआ है, उधर गलता गेट बना हुआ है, जोरावर सिंह गेट बना हुआ है। पंजाब से जाकर आ रहे हैं तो दिल्ली साइड से आएंगे, दिल्ली रोड से आएंगे, ठीक है, तो उस साइड से वो आते हैं मराठे, एंट्री करते हैं जयपुर के जो शहर में, मेन शहर में, बीच शहर में, पुराने शहर में। इधर वाले जो टोंक साइड या जो साउथ में जाने वाले जो गेट थे उनको बंद करवाता है माधो सिंह, उधर से मराठे एंट्री करते हैं दिल्ली साइड से, और पीछे वाला गेट भी माधो सिंह बंद करवा देता है। जनता को पहले से तैयार कर रखा था, और मराठों को आते ही सूंटने लगे जयपुर वाले, जनता ने पकड़ पकड़ के पीट दिया था मराठों को, ठीक है। तो 10 जनवरी 1751 की बात है। ठीक है, तो 10 जनवरी 1751 को बगा बगा के मराठों को मारा गया था माधो सिंह जयपुर की जनता द्वारा, और 4000 मराठों का कत्लेआम करवाया था, ठीक है, 4000 मराठों का कत्लेआम करवाया था माधो सिंह ने जयपुर में। क्वेश्चन बन सकता है कि जयपुर के किस शासक ने मराठों का कत्लेआम करवाया था या 4000 मराठों का कत्लेआम करवाया था? तो माधो सिंह ने 4000 मराठों का 10 जनवरी 1751 को कत्लेआम करवाया था, नरसंहार करवाया था, ठीक है। भगा भगा के मारे गए थे, हालांकि इनमें से कुछ भाग जाते हैं, बचकर भाग जाते हैं, और दक्षिण भारत में जाके रुकते हैं, बीच में कहीं पे रुकते भी नहीं है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं, और जाके फिर अपनी कहानी या हाल सुनाते हैं, भाई ये इतना बुरा किया है माधो सिंह ने, और वो बहुत बुरा है, पीटा है भगा भगा के, वहाँ की लुगाइयों ने भी जूतों से हमारी पिटाई की, ठीक है। अब देखिए, अब मराठों को भी लगा यार ये तो गलत हुआ, बड़ी बेइज्जती हुई, गजब बेइज्जती हुई। वापस मराठे मानने वाले नहीं थे, एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे इस हार को, इस बुरी हार को, इस बुरी तरह से जो हारे थे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो वहां पे और सरदार बचे हुए थे जो दक्षिण भारत में, वो तैयारी करते हैं वापस। अब आते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 5-7 साल का टाइम लेते हैं, 1759 में वापस आते हैं। काकोड़ में एक युद्ध होता है, काकोड़ भी जगह पड़ती है टोंक में। जो काकोड़ युद्ध, ये जो काकोड़ जगह है ये टोंक में है, काकोड़ का युद्ध होता है फिर, ठीक है। 1759 में काकोड़ का युद्ध होता है। इस जो ये युद्ध होता है माधो सिंह और मराठों के बीच में होता है, ठीक है। माधो सिंह और मराठों के बीच में काकोड़ का युद्ध होता है। देखिए थोड़ा सा जगह ध्यान रख लिया करो, जो काकोड़ है ये टोंक में, इससे अपने माइंड में जो लोकेशन बन जाती है भाई, जो ज्यादातर इनके जो युद्ध किस साइड हो रहे थे भाई, टोंक में अपन पटेल राजमहल का टोंक भी, यानी राजमहल का युद्ध टोंक में हुआ था, तो ऐसी बातें थोड़ा ध्यान रख लिया करो। वैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि काकोड़ का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, काकोड़ कहाँ पे, इस प्रकार की जो बात या क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, लेकिन ध्यान रख लिया करो। काकोड़ राजमहल अपन अभी पढ़े हैं, तो ये दोनों टोंक में पढ़ते हैं। काकोड़ का युद्ध होता है माधो सिंह और मराठों के बीच में, 1759 में ये युद्ध होता है। देखिए इस युद्ध में माधो सिंह जीत जाता है वापस, ठीक है। इस युद्ध को माधो सिंह जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं, मराठों की हार होती है। अब मराठों को लग रहा है, देखिए अब इस युद्ध को भी मराठे क्यों हार जाते हैं, मराठे पहले यहाँ पे मर कर गए थे, बचे हुए 2-4 लोग भाग कर गए थे और सब मारे गए थे। यहाँ पे 4000 मराठों को कत्लेआम करवाया गया था, नरसंहार कराया गया था। तो जो बचकर यहाँ से गए थे और जिन लोगों ने कहानी सुनी थी, तो वो लोग तो वैसे ही डर रहे थे पहले ही। काकोड़ में जो उनको लगा कि अपन हार रहे हैं, अपनी सेना वापस मारी जा रही है, तो बीच में ही युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस कारण एक काकोड़ का युद्ध भी माधो सिंह जीत जाता है और मराठे भाग जाते हैं, बीच में युद्ध को छोड़कर बीच में ही भाग जाते हैं। तो इसमें जीतता कौन है, माधो सिंह जीतता है। देखिए अब बात आती है थोड़ी और आगे बढ़कर बात करते हैं, जब मुगल बादशाहों तक अपन बात में पहुंचाते हैं।
माधो सिंह का किस प्रकार से कांटेक्ट बनता है मुगल बादशाह से, मुगल बादशाह से मुगल दरबार में माधो सिंह की क्या छवि बनती है। जो माधो सिंह था ये युद्ध जीत रहा है, यानी ईश्वरी सिंह को बाद में हरा रहा है, बड़ी सेनाएं साथ लेके मेवाड़ को साथ ले लिया था, और जो इनको बूंदी वालों कोटा वालों को साथ ले लिया था, मराठी भी यहाँ तक कि माधो सिंह के साथ आ गए थे। फिर वापस मराठों को भगा रहा है, मराठों को कत्लेआम करवा रहा है, मराठों को मार रहा है, ठीक है। तो मुगल बादशाह उस समय ये सोचे यार बंदा तो दमदार है, पावर है, शक्ति है इसके पास, और उस समय मुगल बादशाहों के पास शक्ति ज्यादा बची नहीं थी, लड़खड़ा गए थे मुगल बादशाह। मुगल बादशाह उस समय था अहमद शाह, ठीक है। मुगल बादशाह इस समय रहता है अहमद शाह, मुगल बादशाह था। अहमद शाह को लगा यार मैं क्यों ना माधो सिंह को मेरी तरफ ले लूं, मेरी तरफ झुकाऊ करवा दूं माधो सिंह का। तो माधो सिंह को अहमद शाह इनवाइट करता, बुलाता है, माधो सिंह जाता है। माधो यानी अहमद शाह के सामने दो प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। माधो सिंह के यानी अहमद शाह के सामने एक प्रॉब्लम थी कि अवध का कोई वजीर था, ठीक है, सफदरजंग, ठीक है, ये अवध का वजीर था, ठीक है, सफदरजंग के और अहमद शाह के बन नहीं रही थी। ये दोनों के बीच में थोड़ा कोई विवाद चल रहा था, कोई ठिकानों उकानों को लेके चल रहा था, कोई क्षेत्रों को लेके चल रहा था, कोई भी जो इसकी मांगे थी सफदरजंग की उनको मुगल बादशाह मान नहीं रहा था। तो दोनों के बीच में कुल मिलाकर बन नहीं थी। देखिए उस समय भरतपुर के जो महाराज सूरजमल थे उनसे भी अहमद शाह की बन नहीं रही थी। तो दो, ठीक है, ये सूरजमल जो भरतपुर से और सफदरजंग जो अवध का वजीर था, इन दोनों की अहमद शाह से बन नहीं रही थी। अहमद शाह माधो सिंह को बुलाता है और कहता है यार तू इनको सेट कर, थोड़ा इनको थोड़ा देख, हैंडल कर, ये परेशान कर रहे हैं, ये थोड़ा साइड में जा रहे हैं। माधो सिंह इन दोनों के पास जाता है, सफदरजंग के पास जाता है और सूरजमल के पास जाता है। सूरजमल से बातचीत करवाता है, सफदरजंग से भी बातचीत करवाता है अहमद शाह की। इन दोनों यानी जो तीनों को बैठा के माधो सिंह और जो बातें करवाता है, इनकी जो डिमांड थी, जो मांगे थी, अहमद शाह मानता है, कुछ जो मांगे अहमद शाह नहीं मानता है, इनको भी थोड़ा सा झुकाता है माधो सिंह। तो कैसे भी यानी ले देके या माधो सिंह बीच बचाव करके, मध्यस्थता करके इनके बीच में यानी राजीनामा करवा देता है, एक प्रकार से यानी संधि करवा देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अहमद शाह और सफदरजंग और सूरजमल में बढ़ नहीं रही थी, तो इन दोनों की अहमद शाह से संधि या राजीनामा करवाने वाला बंदा कौन है, तो माधो सिंह, ठीक है। अब इनसे संधियां करवा देता है अहमद शाह की, या इनको संधियां करवा देता है अहमद शाह से। अब जो अहमद शाह के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो अहमद शाह को भी माधो सिंह को कुछ तो देना पड़ेगा। तो देखिए माधो सिंह को कुछ दिया तो जाता है, लेकिन आगे चलकर वो लड़ाई का कारण बन जाता है, ठीक है। देखिए वो लड़ाई का कारण बन जाता है, लेकिन माधो सिंह को नहीं पता था भाई ऐसी जो कंडीशन हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अहमद शाह उस समय माधो सिंह को एक जो किला देने की कोशिश करता है, पेशकश करता है, यानी दे देता है। अहमद शाह खुद की तरफ से तो दे देता है, माधो सिंह को एक किला देता है, राजस्थान का जो एक प्रमुख किला था, रणथंभौर किला, ठीक है। अहमद शाह जो इन तीनों के बीच में जो यानी राजीनामा करवाता माधो सिंह, तो अहमद शाह इस बात से खुश था, माधो सिंह की इस बात से, तो अहमद शाह माधो सिंह को रणथंभौर किला देता है, ठीक है। माधो सिंह वहां से आता है, यानी रणथंभौर किले पर यानी अधिकार कर लेता है। रणथंभौर किले में जो यानी रणथंभौर किला उस समय हकीकत में देखा जाए तो कोटा वालों के अधिकार में था, ठीक है। अब कोटा के जो सैनिक वगैरह, जो सेनापति वगैरह थे, रणथंभौर किले में थे। माधो सिंह जाता है रणथंभौर किले में और उनको भगा देता है वहां से, भाई मेरा है, मेरे को शब्द यानी अहमद शाह ने दिया है, मुगल बादशाह ने दिया है। जो सैनिक थे, कोटा के जो सैनिक थे रणथंभौर किले में, वो जाते हैं कोटा में, कोटा के राजा को कहते हैं, पूरी बात बता दी, वहां से हमें माधो सिंह ने भगा दिया है। कोटा का उस समय जो राजा था शत्रुसाल था। शत्रुसाल माधो सिंह के पास मैसेज करता है कि भाई ये क्या कर रहा है, दूसरों की बातों में मतलब फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे। अहमद शाह ने कोई यहाँ पे आके जो किला तैयार नहीं करवाया है, उसके कोई घर वालों ने नहीं बनवाया है,
ये किला हमारे पास है और हमारे से बात कर, अगर इसको लेना चाहे तो तू, लेकिन उसकी बातों में मत आ। माधो सिंह कहता है मुझे अहमद शाह ने कहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने ले लिया तो ले लिया बस। अब इनके बीच में युद्ध होता है, कोटा वालों और माधो सिंह के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। देखिए कोटा वालों और माधो सिंह के बीच में होता है बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा जगह पड़ती है बारां में। ठीक है, माधो सिंह और कोटा के बीच में युद्ध होता है बटवाड़ा का युद्ध, जो बटवाड़ा जगह पड़ती है बारां में, और ये युद्ध होता है 1761 में। सन इतना सा हो तो लिख लेना, 1761 में युद्ध होता है बटवाड़ा बारां में। अब कोटा अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, कोटा का राजा इस समय कौन, कोटा का राजा शत्रुसाल था, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देख लेना, कोटा का राजा इस समय था शत्रुसाल, ठीक है। अब कोटा और माधो सिंह के बीच में युद्ध होता है, लेकिन आपके मन में फिर आ रहा होगा कि माधो सिंह इतना शक्तिशाली था, इन लोगों के बीच में संधियां करवा रहा है, मुगल बादशाह के और जैसे सूरजमल जैसे लोगों के बीच में संधियां करवा रहा है, उधर मराठों को भगा भगा के मारता है, कत्लेआम करवाता है, तो भाई शक्तिशाली तो होगा। लेकिन इस युद्ध में एक बंदा था, वो बहुत ही तेज खोपड़ी कह सकते हैं, उसकी अपन पहले बात कर चुके हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार उसको सही बताते हैं, कुछ इतिहासकार गलत बताते हैं, लेकिन उस बंदे का नाम वापस यहाँ पे आता है, जालिम सिंह झाला। कोटा का जो सेनापति के रूप में आता है जालिम सिंह झाला आता है। देखिए यहाँ पे लिखने का थोड़ा सा कारण ये है कि आपको शायद नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना नीचे लिखने की। कोटा के नीचे यहाँ पे लिख लेना जालिम सिंह झाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जालिम सिंह झाला। जय का मतलब, जय का मतलब जालिम सिंह, जय का मतलब झाला, तो थोड़ा देख लेना। यहाँ पे वैसे नाम लिख दिया हूँ, जालिम सिंह झाला कोटा का सेनापति बनकर आता है। जैसा बंदे का नाम वैसा ही काम, जितना नाम में जालिम लगा हुआ उससे ज्यादा जालिम खोपड़ी था। हालांकि ये पता नहीं कि ओवरऑल जालिम था या नहीं, लेकिन युद्ध वगैरह जीतने में तो जालिम था भाई, जालिम लोग था, जालिम आदमी था ही। जालिम सिंह झाला सेनापति रहता है कोटा की तरफ से। माधो सिंह जो इस युद्ध को हार जाता है, और जो शत्रुसाल था इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। तो आप लिख लेना नीचे उधर कोटा की तरफ से ब्रैकेट में, तो कोटा वाले इस युद्ध को जीत जाते हैं, शत्रुसाल इस युद्ध को जीत जाता है, माधो सिंह इस युद्ध को हार जाता है। देखिए जालिम सिंह झाला इस युद्ध को जितवा रहा है। जालिम सिंह झाला की अपन पहले भी बात कर चुके हैं, मांगरोल का युद्ध जो 12 में हुआ था, ठीक है। 1821 में हुआ था जो मांगरोल का युद्ध, तो उसमें भी जालिम सिंह झाला था, ये थोड़ा ध्यान रखना। किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के बीच होता है, ठीक है। तो देखिए वो 1821 की बात है, यह 1761 की बात है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना जो टाइम पीरियड का। भाई 1761 में भी जालिम सिंह झाला इधर युद्ध लड़ रहा है, और 1821 यानी इतने लेट तक भी बंदा युद्धों में व्यस्त है, युद्ध जीत रहा है, इसका मतलब शक्तिशाली तो होगा, ठीक है। किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के बीच में मांगरोल 12 का युद्ध होता है, उसमें भी जालिम सिंह झाला जीता था। अब देखिए माधो सिंह इसके बाद में देखिए जैसे जैसे स्वयं यानी जो रणथंबोर वाला जो क्षेत्र था इस पर अधिकार तो कर लेता है, और फिर 1763 में स्वयं माधोपुर की स्थापना करता है, ठीक है। माधो सिंह 1763 ईस्वी में स्वयं माधोपुर की स्थापना करता है। लिख लेना भाई 1763 ईस्वी में माधो सिंह स्वयं माधोपुर की स्थापना करता है। देखिए जो स्थापना वाली जो बात है
इससे अपन वापस रिवीजन करें, पिछले जो भी शहर बसे हैं स्थापित हुए उनकी बात करें वापस। तो अपन बात करे थे कि 1459 में जोधपुर बसाता है, 1559 में उदय सिंह उदयपुर बसाता है, 1425 में सहसमल सिरोही की स्थापना करता है, 1113 में अजयराज अजमेर की स्थापना करता है, 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है, ठीक है। और 1727 में जो जय सिंह यानी सवाई जय सिंह जयपुर की स्थापना करता है, और माधो सिंह 1763 में स्थापना कर रहा है सवाई माधोपुर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखिए, ये जो स्थापना वाली जो बातें आती हैं इनको अपन सीरियल से या सीक्वेंस में अगर देखते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है। यानी अपन आज बात कर रहे हैं, आगे कोई यानी शहर की स्थापना हो उस समय वापस बात कर ले तो थोड़ा सा सही रहता है, यानी बातें याद रह जाती है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है इनको आप थोड़ा बार बार देख लिया करो, सन याद रह सकते हैं कोशिश करें तो, ठीक है। देखिए, वापस अपन इन शहरों की एक बार और बात करें। जैसे 1459 में जोधपुर बसाता है, 1559 में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है, 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है, 1425 में सहसमल सिरोही की स्थापना करता है, और 1113 में अजयराज अजमेर की स्थापना करता है, और 1727 में सवाई जय सिंह जयपुर की स्थापना करता है, और सवाई माधो सिंह 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है, ठीक है। फिर वापस बात करें, 1459 में जोधपुर की, 1559 में उदय सिंह उदयपुर की, 1488 में बीकानेर की, 1425 में सहसमल सिरोही की स्थापना करता है, 1727 को सवाई जय सिंह जयपुर की स्थापना करता है, 1763 में माधो सिंह सवाई माधोपुर की स्थापना करता है, ठीक है। 18 नवंबर 1727 की बात करते हैं जयपुर की स्थापना की, इसकी डेट भी थोड़ा ध्यान रख लेना। 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह जयपुर की स्थापना करता है। देखिए, ये बात हो चुकी है। माधो सिंह की थोड़ी सी और बात करें। देखिए, माधो सिंह यानी और यहाँ पर जयपुर में थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करवाता है। जैसे अपन बात कर लिए हैं सवाई माधोपुर की, जयपुर में ही जगह पड़ती है चाकसू। तो जयपुर में जो चाकसू जगह पड़ती है, यहाँ पर शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाता है माधो सिंह, ये भी ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शीतला माता के जो मंदिर का निर्माण कौन करवाता है चाकसू में, तो सवाई माधो सिंह मंदिर का निर्माण करवाता है। मेला लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए किस तिथि को मेला लगता है, ठीक है। गधों का मेला लगता है, पशु मेला है, बड़ा मेला। अब और जो क्या बनवाता है माधो सिंह जयपुर में, देखिए मोती डूंगरी है जयपुर में, ठीक है। तो मोती डूंगरी पर जो महलों का निर्माण करवाता है माधो सिंह, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाता है माधो सिंह। देखिए, जो माधो सिंह था जो मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाता है, इन महलों को आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा मोती डूंगरी के महलों का निर्माण कौन करवाता है, माधो सिंह करवाता है। थोड़ा सा और ये आपको याद आना चाहिए कि शिवरात्रि के आसपास, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि वाली नाइट को एक मंदिर ओपन होता है वहां पर। देखिए, उस मंदिर यानी शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर है, जो शिवरात्रि वाली जो रात होती है उस रात को ही खुलता है। एक साल में एक दिन ही खुलता है, यानी रात को खुलता है, फिर शिवरात्रि वाले दिन भाई उसके जो पट बंद कर दिए जाते हैं, दरवाजे वापस बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि मैं खुद जाकर आया हूँ, एक बार जाया हुआ हूँ वहाँ पे, तो आपको भी कभी मौका मिले तो जाकर आना। वाइट जो संगमरमर या जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है, नीचे से दिखता है। अपन जेडीए सर्किल से उधर त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ चलते हैं तो मोती डूंगरी के महलों पर एक मंदिर दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। उस मंदिर की बात मैं बता रहा हूँ, वो जो साल में या वर्ष में एक बार खुलता है शिवरात्रि वाली रात को, ठीक है। तो जो मोती डूंगरी वाली महल है, उन महलों का निर्माण माधो सिंह करवाता है। ये बात हो चुकी है। माधो सिंह के वापस जो ये निर्माण कार्य हैं, तो सवाई माधोपुर की स्थापना करता है 1763 में, चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाता है, और जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाता है। अब बात आती है नेक्स्ट, भाई माधो सिंह कंप्लीट हो चुके हैं। तो माधो सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह राजा बनते हैं, लेकिन पृथ्वी सिंह का ज्यादा इतिहास रहा नहीं है।
ज़्यादा फैक्ट है नहीं उनके बारे में। तो फिर इनसे जो अगले राजा बने हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी सिंह के बाद में राजा बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह राजा बनते हैं 1778 से 1803 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। 1778 से 1803 तक। देखिए, अब शायद मुझे नहीं लग रहा जो सवाई प्रताप सिंह जो राजा है इनका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। जैसे मान सिंह है और जैसे सवाई जय सिंह है, इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, बड़े राजा बोल। हालांकि प्रताप सिंह के जो स्थापत्य जो कला या कला संस्कृति है इसमें योगदान काफी अच्छा रहा है, वो अपन बात करेंगे। लेकिन टाइम पीरियड का मुझे नहीं लगता। वैसे आपको याद रख लेना चाहिए, कालक्रमानुसार आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं तो वहां पर फिर आपको ये काम आएगा। थोड़ा बहुत अंदाज तो रहना चाहिए किसके बाद में कौन बना था। और जो टाइम पीरियड भी लिखने में आपको क्या जाएगा, साइड में ब्रैकेट में लिख लो, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रही तो कोई बात नहीं है, जैसे है वैसे तो है। तो सवाई प्रताप सिंह की अपन आगे बात करते हैं। सवाई प्रताप सिंह के टाइम में एक युद्ध होता है। सवाई प्रताप सिंह के समय में युद्ध होता है टूंगा का युद्ध। टूंगा का युद्ध होता है 1787 में, मराठों के बीच में और जयपुर वालों के बीच में। देखिए, ये जो मराठे थे ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे थे, ये कहीं ना कहीं यानी परेशानी पहुंचा ही रहे थे, ये परेशान कर ही रहे थे। अब सवाई प्रताप सिंह को लगा यार अपन वैसे तो अब इनको कैसे हरा पाएंगे, बार बार ये लड़ने आते हैं, यानी खुद जीत जाए तो भी अपने को नुकसान है, ये हार जाएंगे तो भी अपने से युद्ध हर जाना मांगेंगे, किसी न किसी प्रकार से अपने को नुकसान तो पहुंचाएंगे, फालतू में खून खराबा होगा। तो क्यों ना अपन वापस कोई शक्ति साथ में ले, कोई बड़ी शक्ति साथ में ले, किसी से गठबंधन करे, किसी से बातचीत करे। तो देखिए, सवाई प्रताप सिंह बात करते हैं जोधपुर वालों से। तो जोधपुर का उस समय राजा कौन, तो विजय सिंह राजा था। तो विजय सिंह प्रताप सिंह की तरफ से आता है। वर्ष है मराठे। ठीक है, टूंगा का युद्ध होता है 1787 में। प्रताप सिंह और विजय सिंह जयपुर की तरफ से लड़ते हैं, एक तरफ रहते हैं, और मराठों के खिलाफ ये युद्ध होता है टूंगा का युद्ध 1787 में। देखिए, इस युद्ध में मराठा सरदार थे, बड़े सरदार थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया मराठाओं के सेनापति थे, बहुत बड़े सरदार थे, बड़े सेनापति के रूप में महादजी सिंधिया का नाम चलता है मराठाओं, जब इतिहास पढ़ते हैं तब अपन। ये युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय सिंह जो जोधपुर वाला था प्रताप सिंह का साथ देता है। इस युद्ध को जयपुर वाले जीत जाते हैं। ठीक है, मराठा टूंगा के युद्ध को हार जाते हैं। ये जो हार थी मराठों के लिए शर्मनाक हार थी, एक बड़ी हार के रूप में मान रहे थे मराठा। और जो राजस्थान की और रियासतें थी इस जो मराठों की हार से काफी खुश हो रही थी कि मराठों की जो एक बड़ी हार थी, महादजी सिंधिया जैसा सेनापति यहाँ पे हार रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई मराठों में। लेकिन मराठे हार जाते हैं इस युद्ध को। आगे और युद्ध होता है, अपन बात करेंगे, उसमें तो महादजी सिंधिया आते ही नहीं है श्रम के मारे, हालांकि अपन बात करेंगे। तो ये युद्ध होता है टूंगा। टूंगा देखिए जयपुर में ही पड़ता है।
ये जो युद्ध हुआ था तुंगा राघवगढ़ वाले जो क्षेत्र है, राघवगढ़ या राघवगढ़ बोलते हैं, जो तुंगा वाले जो लोग हैं इसको अब राघवगढ़ या राघवगढ़ भी बोल देते हैं। तो जो तुंगा राघवगढ़ वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर हुआ था, ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अपन वापस थोड़ी बात करें, स्वाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में तुंगा का युद्ध होता है, तुंगा या राघवगढ़ का युद्ध होता है, 1787 में होता है। प्रताप सिंह का साथ देता है जोधपुर का विजय सिंह। ठीक है, मराठों का सरदार था महादजी सिंधिया। इस युद्ध में मराठे हारते हैं। इस युद्ध को प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर की संयुक्त सेना जीतती है। तुंगा जयपुर में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इस प्रकार से जो बात है। अब बात आती है, ये जो मराठे इस हार को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वापस युद्ध करने के लिए आते हैं 1789 में। ये 1787 की बात थी, तुंगा वाला युद्ध। 1789 में 2 साल बाद में वापस युद्ध होता है, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध वापस होता है 2 साल, यानी तुंगा के युद्ध के बाद, यानी तुंगा के युद्ध के 2 साल बाद में पाटन का युद्ध होता है। इस युद्ध में महादजी सिंधिया नहीं आते हैं। ठीक है, महादजी सिंधिया शर्म के मारे नहीं आ रहे हैं। 1789 में होता, वो ही इधर से प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर वाला था। लेकिन इस युद्ध को देखिए, ये डी बॉय में लिखा हूं, ये मराठा सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति था एक, जो मराठों की तरफ से आता है। डी बॉय मराठों का सेनापति बनकर आता है, जो फ्रांसीसी सेनापति था मराठों की तरफ से आता है। तो इसमें महादजी सिंधिया नहीं आते हैं। इस युद्ध को ये हार जाते हैं। ठीक है, विजय सिंह जोधपुर और प्रताप सिंह हार जाते हैं और मराठा जीत जाते हैं। ठीक है, अब मराठे इस युद्ध को क्यों जीते भाई? क्योंकि पहले तुंगा वाले युद्ध को हारते हैं, जैसे महादजी सिंधिया जैसा बड़ा सेनापति हारता है। तो इस युद्ध में ऐसा क्या था कि मराठे जीत जाते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी कहानी बताने की कोशिश करूं। ऐसा कहा जाता है कि जो तुंगा वाला युद्ध जीते थे, तो ये इस युद्ध को जीतने के बाद में थोड़ी खुशी मना रहे थे जयपुर वाले और जोधपुर वाले, जो विजय सिंह की जो सेना थी और प्रताप सिंह की सेना थी। पार्टी वार्टी कर रहे थे, थोड़े बहुत पैग वैग ज्यादा लगा लिए होंगे, नशे नशे में बातें थोड़ी ज्यादा हो गई, हद पार कर गई। कोई जोधपुर का कोई कवि भी था इनमें, तो कवि ताने मारता है उस समय, कोई नशे में हो गया होगा, कवि ने भी ले ली होगी थोड़ी बहुत ज्यादा, और इस प्रकार की फिर बातें चलती पीने के बाद। तो कोई जो कवि था वो इस प्रकार के ताने मारता है, अगर आज जोधपुर की सेना नहीं होती या विजय सिंह की सेना नहीं होती, तो इस तुंगा के मैदान में जयपुर वाले हार जाते हैं। अगर जयपुर वाले इस मैदान में खड़े थे तो जोधपुर वालों की वजह से खड़े थे। अगर जयपुर वाले पढ़ने के बाद में फिर ऐसी बातें दिमाग में लगती है। ठीक है, दिमाग के साथ साथ दिल में भी लगती है, यार ये बात क्यों। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जोधपुर वालों के भरोसे ही हम खड़े हैं, जोधपुर वाले नहीं होते तो हम रह ही नहीं सकते थे, बच ही नहीं सकते थे। और फिर जयपुर वालों को थोड़ा लगा गलत, जयपुर वाले बातचीत कर लेते हैं मराठों से, जयपुर वाले मिल जाते हैं मराठों में, उनसे जाके बात करते हैं कि हम युद्ध करने तो आएंगे, हमारे साथ जोधपुर की सेना भी आएगी, लेकिन हम ज्यादा साथ नहीं देंगे, हम ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, आपको बस जोधपुर वालों को हराना है। तो पाटन का युद्ध एक प्रकार से साजिश थी। ठीक है, तो पाटन के युद्ध में फिर जोधपुर वाले, यानी एक पर हारते तो जयपुर वाले और जोधपुर वाले संयुक्त रूप से हैं, लेकिन फिर विजय सिंह की सेना को भाई ढंग से पीटा गया था। तो इस प्रकार से ये फूट डल गई थी, इसमें जोधपुर और जयपुर वालों जो सेना थी इसमें फूट हो गई थी। ठीक है, तो फिर पाटन का युद्ध होता है, पाटन के युद्ध में वापस फिर ये हार जाते हैं। देखिए, अब बात आती है मराठे वो युद्ध हर जाना मांगे,
युद्ध जाना मांगे तो किससे मांगे, पहले ही जयपुर वाले मिल जाते हैं, ये बातचीत कर लेते मराठों से। तो विजय सिंह की सेना भी आती है, तो मराठे विजय सिंह के पास युद्ध जाना लेने के लिए गए। विजय सिंह कहे यार मैं किस बात का हार जाना दूं, मैं तो हारा हूं, मुझे पीटे हो और मेरे से युद्ध जाना मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो। तो विजय सिंह जोधपुर वाले को परेशान करते हैं मराठे युद्ध जाने के लिए। विजय सिंह ज्यादा ही परेशान हो गया, और विजय सिंह ने इनका एक जो सेनापति, एक सैनिक था, बढ़िया सेनापति सैनिक था, जयप्पा सिंधिया, ठीक है। तो विजय सिंह ने मराठों के युद्ध जाने से परेशान होकर इनके एक सेनापति जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी, ठीक है। जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। मराठों को लगा यार ये तो और गलत हो गया, अब क्या करें। फिर भी मराठों का कोई भी आदमी मरे उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन बस उनको पैसे चाहिए। अब विजय सिंह के पास में, विजय सिंह जोधपुर के अधिकारी में उस समय एक किला आया करता था, जिसका अपन पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं। अजमेर वाला तारागढ़ किला जोधपुर के अधिकारी में, मारवाड़ के अधिकारी में आया करता था। विजय सिंह को युद्ध जाने के रूप में तारागढ़ किला मराठों को देना पड़ गया था, ठीक है, तो लिख लेना। विजय सिंह को मराठों को युद्ध जाने के रूप में तारागढ़ किला अजमेर वाला देना पड़ गया था। अजमेर ब्रैकेट में लगा लेना, कहीं आप बूंदी वालों पे चले जाओ, ठीक है। तो ये बात हुई है पाटन के युद्ध की। एक युद्ध और होता है, मालपुरा का युद्ध। देखिए मालपुरा का युद्ध होता है जयपुर और वापस मराठों के बीच में होता है। जयपुर की तरफ से प्रताप सिंह, मराठों की तरफ से आता है दौलतराव सिंधिया। महादजी सिंधिया की इस समय मृत्यु हो चुकी थी, निधन हो चुका था, मर चुका था महादजी सिंधिया। तो इधर से फिर मराठा सेनापति आता है दौलतराव सिंधिया, ठीक है। मराठों के सेनापति के रूप में दौलतराव सिंधिया आता है, जयपुर की तरफ से लड़ता है प्रताप सिंह। मालपुरा का जो युद्ध होता है 1800 में होता है। सन आप लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना 1800। जैसे देखिए युद्धों की जो सन है ये तो लिख ही लिया करो आप, कैसे ना कैसे थोड़ी सी याद रखने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनने लगे, आजकल कंपटीशन का दौर हो गया है कि निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार बताइए। अब कालक्रमानुसार तभी बता पाओगे जब आपको इनका सीक्वेंस पता रहेगा, इनके सन पता रहेंगे। हाँ ये हो सकता है जैसे 4 पूछ रहे हैं, 4 युद्ध पूछ रहे हैं, उनमें से 2 या 3 युद्धों के सन आपको पता है और उन एक का नहीं पता है, लेकिन फिर आप क्लियर कर सकते हो ऑप्शन देख के, ठीक है। तो कुछ तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आप तुक्का भी मार रहे हो तो ये थोड़ी ना कि चारों ही पता नहीं है और आप तुक्का लगाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। हाँ जैसे 3 आपको पता है फिर तुक्का चल सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये जो सन याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो मालपुरा का युद्ध होता है 1800 में होता है। 1800 में जो युद्ध होता है ये, इस युद्ध को जो मराठे जीत जाते हैं, ठीक है। इस युद्ध में प्रताप सिंह फिरारता है और मराठे जीत जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं, यहां तक होती है। जैसे जो ये राजनीतिक उपलब्धियां, युद्धों की जो उपलब्धियां, हारते हैं जीतते हैं, किस प्रकार से जीतते हैं, क्या क्या बनाते हैं, तो उनकी अपन बातें कर लिए हैं। अब बात करेंगे प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, ठीक है। प्रताप सिंह के बारे में अपन पढ़े हैं। देखिए प्रताप सिंह का वापस अपन रिवीजन की बात करें, प्रताप सिंह का जो टाइम पीरियड रहता है 1778 से 1803 तक रहता है। जयपुर में जगह पड़ती है तुंगा में या राघोगढ़ में एक युद्ध होता है प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। प्रताप सिंह का साथ देता है यहाँ पर जोधपुर का विजय सिंह। इस युद्ध को प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह की जो संयुक्त सेना जीतती है और मराठे हारते हैं। इस समय महादजी सिंधिया मराठों का सेनापति था, फिर भी मराठे हार जाते हैं। फिर कालांतर में यानी 2 साल बाद में 1789 में पाटन का युद्ध होता है।
इस युद्ध में प्रताप सिंह और विजय सिंह की सेना ही लड़ती है, संयुक्त सेना लड़ती है मराठों से। इसमें मराठों का जो सेनापति था या फ्रांसीसी सेनापति डी बोई मराठों की तरफ से लड़ने आया था, लेकिन इस युद्ध को यानी जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना हार जाती है और जो विजय सिंह को पिछुदर जाने के रूप में यानी अजमेर का तारागढ़ किला देना पड़ गया था और वो जयपा सिंधिया की हत्या कर देता है विजय सिंह जोधपुर वाला, ठीक है, तो तारागढ़ किला देना पड़ गया था। देखिए इसके बाद में मालपुरा का युद्ध की बात की थी। मालपुरा का युद्ध 1800 में हुआ था, यानी सन 1800 में हुआ था। इस युद्ध में प्रताप सिंह और मराठे लड़े थे। प्रताप सिंह इस युद्ध को फिर हार जाता है और मराठे जीत जाते हैं। अब बात करते हैं प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। प्रताप सिंह स्थापत्य कला की पहले बात करेंगे। देखिए सांस्कृतिक उपलब्धियों में काफी अच्छा योगदान रहा है प्रताप सिंह का। जैसे हवा महल की बात आती है अपने माइंड में आ जाता है। जयपुर को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर कोई भी स्थापत्य कला की या कोई सांस्कृतिक जो भी बात आती है, जयपुर के जो पर्यटन की बात आती है, तो उसमें एक चित्र या एक फोटो, एक तस्वीर अपने को जरूर मिल जाएगी हवा महल की। देखिए और भी जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन है जयपुर में, लेकिन जो जयपुर के जो पर्यटन की बात आए और पर्यटन की कोई फोटो भी आती है या कोई पोस्टर छपता है, तो उसमें यह नहीं होता कि भाई जो हवा महल की फोटो ना, ठीक है। जैसे अल्बर्ट हॉल मान रहे अपन, अच्छा है, जंतर मंतर है, जल महल है उधर से, और भी जो आमेर का किला है, जयगढ़ किला है, नारगढ़ किला है, ठीक है। लेकिन जो पर्यटन का कोई भी पोस्टर, पर्यटकों का जो कोई भी पोस्टर दिखाया जाना हो, पर्यटकों को लुभाया जाना हो, पर्यटकों को आकर्षित किया जाना हो, तो पर्यटन के जो भी बैनर या पोस्टर छपते हैं उसमें हवा महल जरूर छपता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थापत्य कला की। उसमें बात करेंगे सबसे पहले हवा महल की। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्यों इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए उसमें जाकर देखने पे ज्यादा कुछ मजा तो नहीं आता, मुझे नहीं लगता। उसमें बस वो झरोके वरोके हैं, उनमें से वो आप नीचे सड़क को देख सकते हैं। उनकी बात करेंगे क्यों बनाए गए थे, जैसे अपने को पढ़ने को मिलता है और पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए स्थापना इसकी होती है 1799 में, ठीक है। स्थापना आप लगा लेना, स्थापना लिख लेना, 1799 में स्थापना होती है। इसके जो वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। उस्ताद अपन पहले बात कर चुके हैं, उस्ताद को उस्ताद बोलते थे, ठीक है। फिर वापस ध्यान रख लेना, लालचंद उस्ताद यहाँ पर वापस नाम आया सर ने उस्ताद। तो देखिए लालचंद उस्ताद, इसके जो वास्तुकार थे। ये जो 5 मंजिला है, 5 मंजिला इमारत है, इसकी भी अपन इमारतों यानी जो पूरी जो इमारतें हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए जो 5 मंजिलें हैं उनको जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है हवा मंजिल। जो इसकी जो मंजिलें हैं इनको मंदिर बोलते हैं, इंग्लिश में भी मंदिर बोलते हैं, टेम्पल नहीं भी। हालांकि आप सोच के देखना, जो ये 5 मंजिल है इनको इंग्लिश वाले भी मंदिर ही लिखेंगे, हिंदी वाले भी मंदिर ही लिखेंगे, टेम्पल नहीं लिख सकते। देखिए जो 5 मंजिलों के अपन नामों की बात करें, पूछ लिया जाता है या तो सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है या निम्नलिखित में से कौन सी हवा महल की मंजिलें हैं, तो 1-2 मंजिल दे देंगे, 1-2 दूसरी दे देंगे, तो फिर ऐसे पूछ लेंगे, आपको क्लियर करना पड़ेगा। शरद मंदिर इसकी सबसे नीचे वाली मंदिर है, फिर रतन यानी शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। शरद मंदिर है सबसे नीचे वाली बिल्डिंग है, फिर रतन, विचित्र, ठीक है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा पांचों नाम है। शरद मंदिर और रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अब बात आती है इनकी कुछ इस प्रकार से। देखिए अपन ऊपर से नीचे तक यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से लिखे हैं, लेकिन आप ये मत समझ लेना सबसे पहले या सबसे ऊपर लिखा हूं तो शरद मंदिर सबसे ऊपर वाली मंजिल होगी,
देखिए इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो 5वीं मंजिल है ये हवा मंदिर है, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो मंदिर है शरद मंदिर है। देखिए जो शरद मंदिर है सबसे नीचे वाली मंजिल है, इस मंजिल को प्रताप मंजिल भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी मंजिल, इसमें एक कमरा या एक कक्ष बना हुआ है उसको प्रताप मंदिर कहते थे। लेकिन इस पूरी मंजिल को ही फिर अपने को क्वेश्चन या कुछ जगह पर पढ़ने को मिल जाता है भाई इसकी जो नीचे वाली मंजिल को प्रताप मंजिल भी कहते हैं, प्रताप मंजिल या प्रताप मंदिर, ठीक है। प्रताप सिंह का कोई कमरा था वहां पे, अब कोई म्यूजियम बना दिया गया है, तो नीचे वाली मंजिल को प्रताप मंदिर भी कहते हैं। ऑप्शन में ये शरद मंदिर नहीं आके प्रताप मंदिर भी आ सकता है। रत्न मंदिर और जो विचित्र मंदिर, जो विचित्र मंदिर है जो तीसरी मंजिल है, इसमें जयपुर के राजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे, ठीक है। तो तीसरी मंजिल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे जयपुर के राजा। और हवा मंजिल है, ये हवा मंदिर है, सबसे ऊपरी मंजिल है। देखिए थोड़ी सी इन जो ये बात आती है मंजिलों की, तो इनकी भी अपन बात करें, थोड़ी ट्रिक की बात करें, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। बस सबसे नीचे आज भी अपन कोई बिल्डिंग बनाते 3-4 मंजिल के, 2 मंजिल की मान लो, तो सबसे नीचे वाली मंजिल रहती है ठंडी रहती है, उसमें सर्दी लग सकती है सर्दियों में, तो अपन ये करते ऊपर चलो या ऊपर वाली छत पर चलो। तो नीचे वाली मंजिल में रहेंगे तो अपने को सर्दी लगेगी, तो शरद मंदिर होगी नीचे वाली, ठीक है। तो फिर दूसरी ऊपर वाली मंजिल में जाएंगे तो थोड़ा रत्न यानी याद रखने के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा अजीब सा फील होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे भाई नीचे वाली से तो अच्छा है, ठीक है। फिर याद रख लेना भाई। फिर तीसरा है, तीसरी मंजिल पे जाते थोड़ा विचित्र लगेगा अपने को, यार अपन इतना ऊंचाई पे आ गया है, पहले वाली मंजिल को छोड़ के दूसरी पे से भी तीसरी मंजिल पे आ गए हैं। थोड़ा नीचे देखेंगे तो विचित्र सा लगेगा, नीचे वाली चीजें छोटी छोटी लगेगी, नीचे वाले को अपन छोटे लगेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर चौथी मंजिल पे जाते ही भाई थोड़ा सा उजाला ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो चौथी मंजिल पे जाते ही प्रकाश आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आने लगेगा, उजाला आ जाएगा ज्यादा। नीचे वाली में थोड़ा अंधेरा रहता है, ऊपर वाली में आते ही प्रकाश या उजाला आ जाता है। और फिर 5वीं में जाते तो हवा लगने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। देखिए आपको याद करना है, किस प्रकार से याद रखना है, ये मेरे जो कोशिश थी थोड़ी सी, तो मैं आपको बता दी। तो हवा महल की 5 मंजिलें हैं, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। पहली मंजिल शरद मंदिर है, सबसे ऊपर वाली मंजिल है जो हवा मंजिल है। तीसरी मंजिल में जयपुर के राजा भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये आकृति की, आकृति इसकी है भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान में हवा महल की आकृति है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ध्यान दे, है कछुआ शासक, जमुई माता इनकी कुल देवी है, भगवान राम के बेटे जो कुछ के वंशज अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये कोशिश ज्यादातर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को मानने की। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान हवा महल का बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं, गोविंद देव जी को पूज रहे हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, अपने आप को उसका दीवान मान रहे हैं गोविंद देव जी का। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख लो। क्वेश्चन बन जाता है हवा महल की आकृति किसके समान है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ऐसा कहा जाता है इसमें 953 झरोखे हैं। देखिए झरोखे हैं, खिड़कियां थोड़ी बड़ी होती है, झरोखे थोड़े छोटे होते हैं। 953 झरोखे या ये इसलिए बनाया गया था उस समय राज परिवार की महिलाओं को बाहर निकलने का जो छूट नहीं होती थी, बाहर निकलने की यह अधिकार नहीं होता। तो जब ये गणगौर और तीज की सवारियां निकलती थी उस समय, तो गणगौर और तीज की सवारियों को देखने के लिए जनता आए, सारी जनता गणगौर और तीज की सवारियों को देखे। राज परिवार की जो महिलाएं थी वो कहे भाई हम भी तो देखे, जनता जब देख रही है तो हम तो राज परिवार से, हमारे को तो कुछ तो अधिकार होना चाहिए, हम भी देखना चाहते हैं, ये थोड़ी ना जनता ही देखे। फिर राजा को लगा भाई ठीक है यार ये बात तो ठीक है,
कि महिलाएं भी देखें, इनके लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इनके लिए फिर हवा महल बनवाते हैं, और हवा महल के जो छोटी छोटी खिड़कियां यानी उनको झरोके बोले गए हैं, तो छोटे छोटे 953 झरोके बनाए गए हैं। उन झरोकों में से जैसे आज अपने गांव में महिलाएं जो लोगड़ी होती है और उस लोगड़ी को यूं करके देखती है, एक आंख से देख लेती है सारी जो सामने की परिस्थिति को, ये पूरी स्थिति को उस लोगड़ी के छोटे से उस कैमरे से देख लेती है। तो उसी प्रकार से राज परिवार की जो महिला है इन झरोकों से देखेगी। ठीक है, तो इन झरोकों से यानी तीज और गणगौर की सवारी देख लेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस प्रकार से कि ये जो हवा महल क्यों बनाया गया था, 953 यानी झरोके इसमें क्यों रखे गए थे। तो अच्छी इमारत है, बाहर से दिखने में सुंदर इमारत है। हालांकि इसका जो मेन गेट है, घुसने का एंट्री पॉइंट है, वो पीछे से है। इसका कुछ समझ में नहीं आता भाई। देखिए, एंट्री गेट इसका पीछे से है। कोई भी अच्छी बिल्डिंग होती है उसका एंट्री गेट सामने से आगे से होता है, लेकिन इसका एंट्री गेट है पीछे से। इसमें जाओ, एंट्री करो, अंदर जाके ओनली बाहर वाले एरिया को देखो उन झरोकों से, और अंदर कोई ज्यादा देखने का है नहीं। हालांकि कोई छोटा मोटा म्यूजियम है, उसमें जो पुराने जो हथियार वगैरह रखे हुए, पुरानी चीजें जो रखी हुई है उनको देख लो, लेकिन हवा महल जो बिल्डिंग है उसमें से इन झरोकों से नीचे झांक लो, फोटो शूट कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना। तो तीज और गणगौर की सवारियों को राज परिवार की महिलाएं इन झरोकों से देखती थी। ठीक है, चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में भी काफी अच्छा योगदान रहा है। चित्रकला में यानी ऐसा कहा जाता है प्रताप सिंह का जो शासनकाल था, जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। एक बार अपन हवा महल की बात कर लेते हैं। हवा महल का अगर रिवीजन करें तो 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में बनवाया जाता है हवा महल। हवा महल के जो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता थे। हवा महल 5 मंजिला है। सबसे जो नीचे वाली मंजिल है इसकी शरद मंदिर, फिर जो दूसरी मंजिल है रत्न मंदिर है, तीसरी है विचित्र मंदिर, तीसरी मंजिल पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा जयपुर के राजा करते थे, चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर, और जो 5वीं मंजिल है हवा मंजिल या हवा मंदिर, सबसे ऊपरी मंजिल है जो हवा मंदिर है। ठीक है, आकृति इसकी भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसमें 953 झरोके हैं। इन झरोकों से राज परिवार की महिलाएं तीज और गणगौर की सवारी देखा करती थी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं चित्रकला की। तो चित्रकला में जो प्रताप सिंह का जो टाइम था या जो शासनकाल था, जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। तो ये वाक्य तो आप लिख लेना, ये सेंटेंस है, ये लाइन तो आप लिख लेना चित्रकला हेडिंग डाल के कि प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल था। प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, टाइम पीरियड इनका जो था स्वर्णकाल था, गोल्डन पीरियड था जयपुर चित्रकला का। प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की अलग से स्थापना की थी। इनके जो एक दरबार में मुख्य चित्रकार था लालचंद। देखिए, जो अपन बात कर रहे हैं लालचंद उस्ता हवा महल वाला जो वास्तुकार वो अलग है, ये लालचंद अलग है। ठीक है, ये जो लालचंद था ये ज्यादातर इस प्रकार की पेंटिंग करता था कि उसमें उन पेंटिंगों में पशुओं की लड़ाई चित्रित करता था। ठीक है, जो लालचंद था पशुओं की लड़ाई के चित्र चित्रित करता था, ये बनाता था। तो ये लालचंद और हवा महल वाला जो वास्तुकार लालचंद उसका वो अलग अलग है। प्रताप सिंह के शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध होता है, यह लोकप्रिय होता है। अब देखिए, पूरा वाक्य आप लिख लेना। प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में तमाशा लोक नाट्य लोकप्रिय होता है। जो तमाशा लोक नाट्य था ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य, ठीक है, मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य था। एक बार प्रताप सिंह महाराष्ट्र गए हुए थे, तो प्रताप सिंह वहां पर जो लोक नाट्य देखे तमाशा, तो इनको पसंद आया और ये सोचे कि यार ये तो जयपुर में भी होना चाहिए। तो जयपुर में
महाराष्ट्र से एक कलाकार को लेकर आते हैं, जो बड़े कलाकार हुए थे, बंशीधर भट्ट। ठीक है, प्रताप सिंह बंशीधर भट्ट से कहते हुए यार बंशीधर जी आप जयपुर में चलो, और जयपुर में चल के तमाशा करो, तमाशा दिखाओ लोगों को। ठीक है, तो बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से जयपुर लेकर आने वाले कौन थे? सोए प्रताप सिंह। सोए प्रताप सिंह के समय तमाशा लोक नाट्य जयपुर में प्रसिद्ध होता है। यह मूलतः जो लोक नाट्य था महाराष्ट्र का लोक नाट्य था। ठीक है, देखिए ये जो भट्ट है, भट्ट जो ये जाति है, परिवार है, ये हकीकत में ही ये जो ये लोक नाट्य करने, जो कला एक्टिंग करने में काफी आगे है, काफी माहिर है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है इनके लिए अलग से एक जो ब्रह्मपुरी जो कस्बा है जयपुर में बसाया गया था। यहाँ पर जो भट्ट परिवार है, भट्ट जाति रहती थी। ठीक है, तो ये जो भट्ट अपन जाति की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल के आगे सोच के देखो तो सही आप एक बार, जैसे आलिया भट्ट। ठीक है, तो आलिया भट्ट देखिए जो भट्ट परिवार से इन्हीं के से होंगी, कुछ न कहीं ना कहीं भाई वह संबंध तो रहा होगा, इन परिवार से रहा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं भाई बंशीधर भट्ट से प्रॉपर संबंध नहीं रहा होगा, इनके परिवार से नहीं होगी, लेकिन भट्ट जाति की है। तो देखिए किस प्रकार की उसकी एक्टिंग है, काफी आगे है भाई फिल्म इंडस्ट्री में, उसका नाम आलिया भट्ट का। तो भाई भट्ट परिवार हकीकत में कला के मामले में आगे है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आलिया भट्ट इसी भट्ट परिवार से होगी, तो नाट्य अच्छा सा दिखाती है, कला अच्छी सी दिखाती है। ठीक है, हाँ भाई जो थोड़ी सी आगे निकल गई होगी वो एक अलग बात है, वो किस प्रकार से उसका जीवन है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, लेकिन अगली कर रही है, काफी अच्छी कला दिखा रही है, फिल्म इंडस्ट्री में काफी राज कर रही है, एक प्रकार से नाम चलता है। अब बात आती है प्रताप सिंह की और आगे। प्रताप सिंह अपनी जो कविताएं लिखता था ब्रजनिधि के नाम से लिखता था। ठीक है, आप पूरा वाक्य लिख लेना। प्रताप सिंह जो अपनी कविताएं ब्रजनिधि के नाम से लिखता था। ये ब्रजनिधि एक प्रकार से अपने कविताओं को दर्शाने का या सबके सामने शो करने एक पर टाइटल हो सकता है। भाई अपन कोई भी जो गाने वगैरह कोई भी जो सिंगर होता है वो जो अपना एल्बम बनाता है उस एल्बम का नाम क्या रखता है। ठीक है, तो इसकी जो ये कविताएं थी इनका एक प्रकार से टाइटल था ब्रजनिधि। ठीक है, तो ब्रजनिधि नाम से स्वयं प्रताप सिंह अपनी कविताएं लिखता था। क्वेश्चन बनेगा कौन सा शासक ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखता था? तो स्वयं प्रताप सिंह। देखिए इनके जो गुरुओं की बात करते हैं, प्रताप सिंह के अलग अलग गुरु थे, दो गुरु थे, एक तो संगीत के गुरु थे और एक काव्य गुरु थे। प्रताप सिंह के जो काव्य गुरु थे गणपति भारती थे। ये काव्य गुरु थे। ठीक है, गणपति भारती स्वयं प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे, और जो इनके यानी कविता सिखाते थे एक प्रकार से, तो कविता के गुरु भी कह सकते हैं। और संगीत गुरु थे इनके चांद खान। चांद खान, ठीक है, देखिए जो संगीत के गुरु थे चांद खान, इनकी एक उपाधि थी बुद्ध प्रकाश। जो बुद्ध प्रकाश जो उपाधि थी चांद खान की, ये उपाधि दी थी स्वयं प्रताप सिंह ने। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो बुद्ध प्रकाश नाम की जो उपाधि थी चांद खान की थी। चांद खान स्वयं प्रताप सिंह के संगीत के गुरु थे, गणपति भारती काव्य गुरु थे। देखिए इनकी एक जो पुस्तक भी थी, ये जो चांद खान की एक पुस्तक भी थी, यानी स्वर सागर। स्वर सागर चांद खान की पुस्तक थी, ये पुस्तक है, तो ये भी लिख लेना, चांद खान की पुस्तक स्वर सागर। अब बात आती है और आगे, जो स्वयं प्रताप सिंह यानी ये संगीत में काफी रुचि रखता था, तो स्वयं प्रताप सिंह जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाता है। ठीक है, संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाता है, और देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो थे इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
प्रताप सिंह जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाता है और इसके जो अध्यक्ष थे, सम्मेलन के अध्यक्ष थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। वापस भट्ट आ गए, ठीक है, भट्ट, बंशीधर भट्ट। देखिए जो ये संगीत जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा एक पुस्तक कंपाइल की गई, एक पुस्तक तैयार की गई, एक जो ग्रंथ लिखा गया, एक ग्रंथ रचित किया गया। अलग अलग जो पुस्तकों को एक जगह करके एक ग्रंथ लिखा गया है, एक ग्रंथ तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट बनता है, ठीक है। राधा गोविंद संगीत सार, इस जो सम्मेलन के दौरान राधा गोविंद संगीत सार जो नामक ग्रंथ तैयार किया गया था, यह लिखा गया था। ये जो पुस्तक थी राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक इस सम्मेलन के दौरान लिखी गई थी। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। अब और अपन थोड़ी बात करें, जो लास्ट बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि गुणी यानी प्रताप बाईस या गंधर्व बाईस किस शासक के दरबार में थी। देखिए मैं एक साथ यहाँ पे 3 फैक्ट लिखा हूं। प्रताप बाईसी, गंधर्व बाईसी, गुणीजन खाना। प्रताप बाईसी, गंधर्व बाईसी दोनों एक समान है। पर इन प्रताप सिंह के दरबार में अलग अलग विद्वान रहते थे, कला, संगीत, नाट्य के सब प्रकार के विद्वान थे। इन विद्वानों को प्रताप बाईसी कहा गया है या गंधर्व बाईसी कहा गया है। प्रताप सिंह के वह विद्वान है तो प्रताप बाईसी, इन 22 विद्वान थे तो प्रताप बाईसी कहा गया। अब गंधर्व बाईसी को क्यों कहा गया है? अपने को पुराणों महाकाव्यों में मिलता है कि जो गंधर्व एक जाति थी, एक वर्ग था जो संगीत कला के क्षेत्र में काम करता था, ठीक है। तो संगीत कला के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको भी गंधर्व बाईसी कहा गया है। पुराणों में महाकाव्यों में अपने को जानकारी मिलती है कि गंधर्व जो वर्ग था या जाति थी, ये कला और संगीत के मामले में ये आगे थी, ठीक है। तो इस वजह से गंधर्व बाईसी कहा गया प्रताप बाईसी को, इन 22 विद्वानों। गुणीजन खाना एक और फैक्ट अपन देखते हैं। गुणीजन खाना एक बैठने का स्थान था। खाना एक प्रकार से अपन बोलते हैं दवाखाना, ठीक है। तो जो इन एक स्थान विशेष को नाम दिया गया है गुणीजन खाना। इन जो प्रताप बाईसी जो 22 विद्वान है, इनमें गुण है संगीत कला का। इनमें जो गुण है, तो गुणों को बैठने के लिए, गुणवान व्यक्तियों को बैठने के लिए जो जगह, जो स्थान बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा गुणीजन खाना है, उसको कहा गया है गुणीजन खाना, ठीक है। तो इन जो 22 विद्वानों को, गंधर्व बाईसी को, प्रताप बाईसी को बैठने के लिए जो इनको जो आश्रय स्थल बनाया गया है, इनको रहने का जो स्थान बनाया गया, उस जगह को कहा गया है गुणीजन खाना, ठीक है। प्रताप सिंह के विद्वानों को बैठने के लिए गुणीजन खाना बनाया गया। ये वाक्य या सेंटेंस आप लिख सकते हो। ये कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास। थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन जो अगली क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे जयपुर या आमेर के इतिहास पर कछवा शासकों, ठीक है। तो देखिए आप एक एक करके जो युद्ध आज काफी पढ़े हैं अपन, अलग अलग युद्ध पढ़े हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कालक्रमानुसार। और ये भी पूछ लेते हैं कि भाई किन किन के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।